हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। हम आज पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ चैप्टर, जो बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमारे पास इतनी नॉलेज है कि सेल्स क्या होते हैं। अब इसके आगे सेल्स के बाद क्या होने वाला है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो सेल्स जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थे, उससे हम आगे क्या बना सकते हैं, दैट इज़ वॉट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर। और अगर किसी को भी ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है तो इस वीडियो को वो तो बहुत ध्यान से देखें। आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा। आपको सिर्फ एक बार रिवाइज करना पड़ेगा एग्जाम से पहले या कंपटीशन से पहले, एंड देन यू आर गुड टू गो। किसी को भी कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। मैं इस चैप्टर को आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है कि जो फंडामेंटल यूनिट है मैटर की, वो होती है क्या? एटम। पूरी दुनिया में हर चीज़ एटम से बनी है। एटम्स मिलके कंबाइन करके दे मेक व्हाट? मॉलिक्यूल्स। ये हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। अब ये मॉलिक्यूल्स ही मिलके एक सेल बनाते हैं, और सेल के बारे में जितना पढ़ना था हमने सब चीज़ें पढ़ ली। हमने पढ़ा सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये अकेला भी सस्टेन कर सकता है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं, उनके अंदर भी सारे तमाम फंक्शंस हो रहे होते हैं। दे आर लाइव, जिंदा हैं, वो भी हमारी तरह जीते जागते ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये एक सेल जब एक जैसे सेल्स कंबाइन करते हैं, सपोज ये कंबाइन कर रहे हैं और उन्होंने कंबाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टिश्यू। तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। एक जैसे जो सेल्स होंगे वो एक जगह इकट्ठा होके ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, और ज्वाइन करने के बाद वो जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट मॉडल और दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। और एक जैसे होंगे वो, उनका फंक्शन भी एक होगा। जब वो एक जैसे हैं तो उनका फंक्शन भी ऑब्वियसली सेम होने वाला है। फिर ये टिश्यूज जब इकट्ठा हो जाते हैं कई सारे, अब मैंने एक टिश्यू की पूरी एक लाइन लेयर बना दी, सपोज पूरी लेयर मेरी एक जैसे टिश्यूज की बनी हुई है, तो ये एक टिश्यूज की जो लेयर होगी इस तरह से मिल के वो ऑर्गन की शेप देते हैं। ऑर्गन्स के अंदर टिश्यू की लाइनिंग्स होती हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ, लेकिन आपको ये तो पता है इसमें ये होगा सेल। फंडामेंटल चीज क्या है यहाँ पर? सेल। जैसे घर की दीवार ईंट होती है, ईंट से बनी होती है घर की दीवारें। ईंट जो हुई फंडामेंटल यूनिट हुई, है ना, और उससे बनता है आपका मकान। तो ये ऑर्गन आपका मकान है, ईंट आपकी सेल है, दीवार आपके टिश्यूज हैं। क्लियर है सबको? यहाँ तक क्या हो रहा है, कहाँ से हमने स्टार्ट करा था? एटम से हम आगे ऑर्गन पे। अब ये ऑर्गन्स मिलजुल के पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, एंड दिस सिस्टम गिव्स राइज टू एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर थिंग्स गो ऑन। ये एक आपका सिस्टम है कि यहाँ से जीरो से बन रही हैं चीज़ें, और यहाँ पर आपका पूरा एक इंसान बन के तैयार हो जाता है फ्रॉम वन एटम। इसलिए इंसानों को कहा जाता है, इंसानों के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? सेल। और जो मैटर होता है उसके फंडामेंटल यूनिट क्या है? एटम। क्लियर? अब बात करते हैं कि मैंने बताया कि एक जैसे सेल्स एक जगह इकट्ठा होंगे, तो एक जैसे कौन सा? यानी उनकी शेप एक जैसी होगी, उनके अंदर जितना साइटोप्लाज्म है वो सबका एक जैसा। क्योंकि देखिए हर सेल जब बॉडी बनना शुरू होती है तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जायगोट से। जायगोट इज वन सिंगल सेल, एक सेल होता है। वो जायगोट डिवाइड करता है एंड फॉर्म्स अ फीटस, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फीटस बनता है, राइट? यही तो होता है प्रोसेस जब बेबी फिर बर्थ होती है उसकी। तो स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? फ्रॉम वन सेल। अब ये जो डिवीजन हो रहा है, तो डिवीजन होने के बाद आपको पूरा एक ऑर्गेनिज्म मिल जाता है ना? जो बेबी है इट्स एन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ये कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और। इन सब के सेल्स का
साइज, शेप, नेचर अलग होगा डिपेंडिंग ऑन वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो एक जैसे सेल जिन्होंने लिवर को बनाया होगा वो सेल्स एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, उनका जो नेचर होगा, उनका स्ट्रक्चर होगा, यानी किसी के अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा है, किसी का न्यूक्लियस छोटा है, किसी का न्यूक्लियस बड़ा है, किसी की सेल वॉल थिक है, किसी की सेल वॉल थिन है। तो दीज ऑल डिफरेंसेस दे आर देयर बिकॉज हर टिश्यू का फंक्शन डिफरेंट होने वाला है, इसलिए हर टिश्यू के जो बनाए जिन सेल से वो बना होगा उनका भी स्ट्रक्चर, नेचर और कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं मसल टिश्यूज जो होते हैं या मसल सेल की बात कर लीजिए। मसल्स भी टिश्यूज हैं, ब्लड भी टिश्यू है। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, है ना, लेकिन ब्लड का काम कुछ और है और मसल्स का काम कुछ और है। ब्लड टिश्यूज में जो सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं आपको पता है? आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं और थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं। तो ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, और ये सब मिलके बनाते हैं आपका व्हाट? ब्लड। ब्लड इज अ टिश्यू, ध्यान से सुनिए बच्चों, इट्स अ टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो अ टिश्यू नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। मसल सेल्स जो होते हैं उनका नेचर, स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ये तो आपको आइडिया होगा ही। ब्लड जैसे तो नहीं लगती ना आपकी मसल्स, तो ऑब्वियसली उनका सेल जो है जिनसे वो बने हैं वो भी डिफरेंट होंगे। तो इससे हमें पता चला कि जो सिमिलर टाइप के सेल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर एक टिश्यू की शेप देते हैं एंड दे परफॉर्म अ सेपरेट डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि उनके सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है और वो उसी हिसाब से होता है जिस हिसाब से उन्हें काम करना होता है। ऑलराइट, जैसे हम कह दें कि एचआर टीम में सारे वो लोग आएंगे जिन्होंने एमबीए अपना एचआर से करा हो, या आपके केमिकल इंडस्ट्री में जो केमिकल इंजीनियर्स होते हैं वो उस डिपार्टमेंट में जाएंगे जहाँ पर प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है ना। और जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं वो मैनेजमेंट वाली डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ऐसे देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड दे मेड अप ऑफ पीपल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड जिसकी उस डिपार्टमेंट को जरूरत होती है। मूविंग ऑन कि हमारे पास कितने तरह के सेल्स हमें हैं, तो यूजुअली जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं अपने 9th और 10th क्लास में, हम बेसिकली दो ही चीज़ों को कंसिडर करके पढ़ रहे हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स, यानी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स। तो प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज दो तरह के हमारे पास टिश्यूज हैं, कैटेगरीज टिश्यूज की। और प्लांट टिश्यूज जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं एनिमल और प्लांट टिश्यू में। एक आइडिया ले लीजिए, ऑब्वियसली प्लांट के टिश्यूज हैं तो ज़्यादातर वो सब ग्रीन कलर के होंगे। एनिमल टिश्यूज, लेकिन ये नहीं है कि सारे ग्रीन ही होते हैं, देर आर वेरियस, लाइक देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इवन इन द प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं और ऐसी एनिमल टिश्यूज में भी सब कैटेगरीज बहुत सारी हैं। तो प्लांट टिश्यूज जो होते हैं दे आर प्रीडोमिनेटली द वन दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। तो इनका मेनली काम जो होता है वो ज़्यादातर प्लांट टिश्यूज का काम जो होता है उनका सिर्फ इतना मकसद होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव वन मोटिव कि प्लांट्स को सपोर्ट दें, उसको सीधे खड़े रहने में उसकी मदद करें। बिकॉज प्लांट को मूव तो करना नहीं है, लेकिन इंसान तो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर जाने के लिए, मोशन करने के लिए उन्हें मसल टिश्यूज होते हैं। तो ऐसा काम प्लांट्स को नहीं करना पड़ता है, तो उनके टिश्यूज का काम ईजी हो जाता है। उन्हें सिर्फ उसे सीधा खड़ा करने के लिए, इरेक्ट रहना चाहिए प्लांट को, उसमें मदद करते हैं। दूसरा जो है, एनिमल्स में एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि दे आर नॉट स्टेशनरी। हम लोग कभी इधर भाग रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, इधर उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मतलब वी आर ऑलवेज इन मोशन, तो वी नीड मोर एनर्जी। प्लांट टिश्यूज में बहुत से डेड सेल्स भी होते हैं, एंड डेड सेल्स ऐसा नहीं है कि वो डेड हो गए तो अब उसे निकाल के फेंक दो। प्लांट टिश्यूज में डेड सेल्स की भी बहुत अहमियत है। इंसानों में तो सारे लिविंग सेल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स में डेड सेल्स भी होते हैं। उनका काम ये होता है वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को, एंड जब वो डेड हो गए हैं तो उनको खाना और पानी नहीं चाहिए, पर वो फिर भी काम कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा बार्क जो होती है प्लांट की, या वो पुराने जो पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं तो उनकी जो बाहर की बार्क होती है ना, वो बहुत गंदी, ब्लैक और मोटी हो जाती है, जो आप अगर छुएं तो इतनी ज़्यादा हार्ड होती है। तो दैट इज डेड सेल।
वो सब डेड सेल से बनी होती है, प्लांट की जो बार्क होती है। लेकिन इंसानों में सारे लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि प्लांट टिश्यूज जो होते हैं ओनली सर्टेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दे कैन ग्रो। और आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे सेल्स में हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं दे ऑल ग्रो यूनिफॉर्मली? ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड टिश्यूज डिवाइड हो रहे हैं लेकिन मसल टिश्यूज डिवाइड नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी प्लांट्स में ऐसा होता है कि एक टाइप के टिश्यूज ही होते हैं जो डिवाइड कर रहे होते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है कि बाकी जो टिश्यूज हैं वो डिवाइड कर रहे हों। So only one type of tissues they grow, and the tissues present in such region and divide themselves, they form new tissues. बाकी जो होते हैं वो अपनी जगह पे स्टेशनरी रहते हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही होती। प्लस जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट टिश्यूज के, इट इज़ नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज का मतलब वो अच्छी तरह डिफ्रेंशिएटेड, डिवाइडेड नहीं होता एज कम्पेयर टू एनिमल टिश्यूज। आपको पता है एनिमल टिश्यूज में तो हमारे पास कितने सारे ऑर्गन्स हैं, कितने सारे ऑर्गन सिस्टम है, हमारे ऑर्गन सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सब ऑर्गन जो है डिफरेंट टाइप के सेल से बने होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बने होंगे। तो डिफरेंट टिश्यूज हैं, तो यानी हमारी बॉडी में स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, मैं कर रही हूँ एमएससी अगर केमिस्ट्री से और दूसरा कोई कर रहा है एमएससी जोलॉजी से, तो उसका स्पेशलाइजेशन हो गया जोलॉजी, मेरा स्पेशलाइजेशन हो गया केमिस्ट्री। तो इससे क्या पता चलता है कि मैं ज़्यादा नॉलेज रखूंगी या मेरा काम जो होगा वो केमिकल फील्ड से रिलेटेड होगा, उसका काम जोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड होगा। तो ऐसे डिफ्रेंसिएशंस 10th लेवल पे नहीं होते, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो ये समझ लीजिए ये अभी प्रिमिटिव स्टेज में है। ये एडवांस होते हैं ये वाले टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज अभी स्पेशलाइज्ड नहीं है। क्लियर? मूविंग ऑन टू द टाइप्स, हमें देखना है कि प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के हैं। तो याद रखिएगा गाइस, प्लांट टिश्यूज में मेन टाइप जो है वो है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक क्यों है? मेरिस्टेमेटिक वो वाले टिश्यूज होते हैं जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, यानी उनमें ग्रोथ चल रही है। मैंने अभी पीछे बताया था ना कि प्लांट टिश्यूज में ज़रूरी नहीं है कि सारे टिश्यूज ग्रो कर रहे हों, हालांकि एनिमल टिश्यूज में सारे सेल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, एक साथ हो रही होती है। ठीक, तो ग्रोइंग यानी ये वाले जो टिश्यूज होंगे जहाँ भी प्रेजेंट हो रहे होंगे वो सब ग्रोथ में के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं प्लांट की। लेकिन ये जब ग्रो कर गए, आफ्टर दे हैव ग्रोन प्रॉपरली, जितना उन्हें ग्रो करना है तो वो बना देंगे व्हाट, परमानेंट टिश्यू। एंड देन दे रीच अ स्टेज वेयर दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर, यानी नॉट ग्रोइंग। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमारे पास बेस्ड ऑन देयर पोजीशन कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है। अब आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ के, तो कहाँ कहाँ होना चाहिए उस पर हमने इसको डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन पोजीशन। एपिकल, एपेक्स वाले, लेटरल, साइड बाय साइड, और इंटरकैलरी, दे आर प्रेजेंट बिटवीन द एट द नोड्स ऑफ द प्लांट, नोड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे हुए परमानेंट टिश्यूज जो हैं जिनमें आप डिवीजन नहीं होना, ये आप ग्रोथ नहीं करेंगे, दे आर कम्प्लीटली डिवाइडेड एंड दे हैव ग्रोन प्रॉपरली। अब इसमें कोई फर्दर अब जैसे कोई बच्चा है वो 6 फुट का हो गया अगर, तो उसके बाद फर्दर उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी क्योंकि ही हैज़ रीच्ड अ एज। 21 साल के बाद लड़कों में हाइट नहीं बढ़ने वाली, तो ये समझ लीजिए ये अब बड़ा हो गया, अब इसमें हाइट नहीं बढ़ने वाली इसकी, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होने वाली वाले टिश्यूज़ में। इसमें परमानेंट टिश्यूज़ में भी हम डिवाइड करते हैं सिंपल टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। तो सिंपल वो वाले होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसको ऐसे मत पढ़िएगा पेरेन्कीमा, कोलेन्कीमा या स्क्लेरेन्कीमा, इट्स पेरेन्काइमा। ओके, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है वो गलत प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो दिस इज रॉन्ग। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आते हैं आपके दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यूज जिनका बहुत क्रूशल रोल है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं शायद, सबने नाम सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। ये दोनों बहन भाई जो हैं इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये तो स्ट्रक्चरल टिश्यूज हैं, ये सब इनका काम है, ये दे कॉन्स्टिट्यूट योर वैस्क्यूलर
बंडल, इसको ही हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, मिनरल, फूड इन योर प्लांट। जो सर्कुलेशन ब्लड करता है, ये यहाँ पर सर्कुलेशन इन टिश्यूज में हो रहा होता है। हमारे बॉडी में सर्कुलेशन आर्टरीज और वेन्स में होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम में हो रहा होता है। तो अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं, मैंने बताया दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ कहाँ का होनी है, आपको पता है जो एपेक्स होगा प्लांट का, वो उसे ऊपर जाना है। अभी तो छोटा सा प्लांट था, है ना, उसे ऊपर ग्रो करना है, तो हाइट कौन बढ़ा रहा है, योर एपिकल टिश्यूज, यानी जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे। उसके बाद यहाँ पर आती है बात लेटरल। तो देखिए ये लेटरल मेरिस्टेम है, यहाँ पर जो टिश्यूज होंगे वो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ, उसकी चौड़ाई, प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में। ऐसा तो नहीं है ना कि प्लांट सिर्फ लंबा होता जाए और वो जितना जब वो स्टार्ट होता है ग्रो करना तो कितना पतला सा होता है, अगर उस वक्त उसकी गिर्थ जितनी थी उतनी बड़े होने के बाद होगी तो गिर जाएगा, उसके पास कोई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, इतना पतला होता है उस वक्त जब वो ग्रो कर रहा होता है, तो उसकी गिर्थ भी इंक्रीज होना ज़रूरी है ना। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स भी आपके जहाँ पर नोड्स होते हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूट्स द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस। आपके शूट में एपिकल मेरिस्टेम्स अलग होते हैं और रूट के एपिकल मेरिस्टेम्स अलग होते हैं, सेम टिश्यूज हैं बट उनकी पोजीशन अलग होती है। एपिकल में भी शूट होते हैं और रूट होते हैं, क्योंकि शूट में भी ग्रोथ होती है और रूट में भी ग्रोथ चाहिए हमें। अब बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। हमने जो 3 तरह के डिस्कस करे उनकी बारे में। एपिकल मेरिस्टेम आपको पता है एपेक्स पे होना है, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। तो 2 होंगे, एक तो स्टेम पे होगा एपिकल शूट स्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट की ग्रोथ के लिए। लेटरल मेरिस्टेम आपको पता है ये साइड बाई गिर्थ, आपकी गिर्थ जो होगी, प्लांट की चौड़ाई जो होगी, जिसे हम कैम्बियम भी कहते हैं, स्टेम की चौड़ाई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी ग्रोथ के लिए। इंटरकैलरी ये जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग ब्रांचेस फ्रॉम द ट्विग्स। तो ट्विग्स जो होती हैं, छोटी छोटी कलियां जो निकल रही होती हैं, उनसे ब्रांचेस जो बनवाते हैं, दीज आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स एंड दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स, यानी स्टेम या रीजन, स्टेम रीजन जो होते हैं जहाँ पर लीव्स अटैच होने वाली होती है, उस रीजन पे, जैसे ये प्लांट है, यहाँ से लीव निकलनी है तो यहाँ पर दे विल बी प्रेजेंट। Why there are no vacuoles in the intercalary meristem? तो आपको पता है, if since these tissues are responsible for growth, vacuoles होते हैं, they are responsible for storage of food and water, and these intercalary meristem they do not require any food and water. तो intercalary tissues would not have any vacuoles because they are responsible for manufacturing them on their own. मोरओवर जो वैक्यूल्स होते हैं, दे कंटेन सैप जो होता है आपका खाना पीना, जो मिनरल्स वाटर्स होते हैं प्लांट में, उसे हम सैप कहते हैं। एंड दीज वैक्यूल्स दे प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल, उसकी सेल की, प्लांट सेल में की शेप मेंटेन करने के लिए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आपके वैक्यूल्स होते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूल ऑल्सो, एंड दिस इज वाई दे मे नॉट अलाउ द इंटरकैलरी सेल्स टू डिवाइड एंड मैन्युफैक्चर न्यू सेल्स। अगर आपके पास अंदर इतना बड़ा सा वैक्यूल होगा तो वो डिवाइड कैसे कर पाएंगे, इसलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स में आपके वैक्यूल्स नहीं होते। मूविंग ऑन टू परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज में द सेल्स दैट आर फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए कि उनको फर्दर डिवाइड नहीं करना, वो अपनी मैक्सिमम ग्रोथ हो गई उनमें, तो अब वो चुपचाप एक कोने में जाके अपना काम शुरू करते हैं। दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म मोर सेल्स एंड दे बिकम परमानेंट। वो अब आपके परमानेंट किराएदार नहीं रहे, अब वो परमानेंट ओनर बन गए उस जगह के, ठीक है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है जिससे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू परमानेंट टिश्यूज, तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्यों डिफरेंशिएशन? अभी मेरिस्टेम था, अब वो बन गया परमानेंट, तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 2 सेल्स में, तो वो प्रोसेस जिससे मेरिस्टेम टिश्यूज होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, दे कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यूज। कुछ भी रटना नहीं है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रहा है, डिफरेंट
अपने आप को वो पहले वाली जो आइडेंटिटी थी उनकी उससे डिफरेंट करवा रहे हैं अपने आप को। तो क्या करेंगे, मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यूज हो गए, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हमने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में हमने पढ़े थे पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अपार्ट फ्रॉम ये जो मेन होते हैं पेरेन, कोलेन एंड स्क्लेरेन, इनके अलावा दो और पढ़ेंगे हम, क्लोरेन और एरेन्काइमा। तो बात करते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू। यहाँ पर आप फोटो अगर देखें, पेरेन्काइमा टिश्यूज में इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, वाइल जो कोलेन्काइमा जो टिश्यूज होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज, इनमें सेल वॉल्स आपको दिख रही होंगी। वाइल द स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज दे हैव लिग्निन, वेरी स्ट्रॉन्ग सेल वॉल्स होती हैं, बहुत हार्ड सख्त होती हैं, उनके पास साइटोप्लाज्म कम होता है। डिफरेंस क्या है पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा में? डिफरेंस सिंपल ये है, ऐसे आप याद रखिएगा। पेरेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, प्लस फूड स्टोर करते हैं, प्लस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड फ्लोटिंग ऑफ प्लांट्स एज वेल। बहुत सारे जो पानी में प्लांट्स होते हैं उनमें पेरेन्काइमा का ये भी फंक्शन होता है कि वो उन्हें तैरने में, फ्लोट करने में सरफेस के ऊपर मदद करते हैं। तो पेरेन्काइमा फोटोसिंथेसिस के लिए, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस से खाना बना उसे स्टोर करने के लिए, प्लस गैसियस एक्सचेंज। कोलेन्काइमा का फंक्शन क्या होता है? दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। आप जैसे किसी भी पत्ती को पकड़ेंगे तो वो क्या होगा, वो उसे आप बेंड कर सकते हैं। तो कोलेन्काइमा क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी वजह से आती है, लेकिन बेंड इजीली, या पत्ती के तने जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, उसे पकड़ के देखें तो दे आर फ्लेक्सिबल। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कोलेन्काइमा टिश्यूज की वजह से आती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा इन दोनों से ऑपोजिट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्लांट हार्ड एंड रिजिड। क्लियर? दूसरी चीज, पेरेन्काइमा जो होते हैं दे आर अ ग्रुप ऑफ लिविंग सेल्स। इन ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, दे आर लिविंग सेल्स एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। आपको पता है सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है प्लांट टिश्यूज में, प्लांट सेल्स में, सॉरी। तो प्लांट सेल्स की पेरेन्काइमा की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनी होती है। कोलेन्काइमा जो होते हैं ये भी लिविंग सेल्स हैं, दे आर ऑल्सो लिविंग सेल्स एंड देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लस एक और चीज होती है पैक्टिन, उससे बनी होती है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है, यहाँ पर अभी तक दोनों जो थे वो लिविंग थे, इसके बाद आए आपके पास स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा इज डेड, इट्स अ नॉन लिविंग सेल। तो नॉन लिविंग सेल कौन से हैं? सिर्फ स्क्लेरेन्काइमा, दे आर डेड सेल्स एंड दे हैव, दैट इज वाई डेड होते हैं, इसीलिए इनके पास जो है रिजिडिटी प्रोवाइड करने की काबिलियत होती है, क्योंकि वो सख्त हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, दे डू नॉट हैव फर्दर सेल्यूलोज। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, हमारा पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं दे हैव लार्ज स्पेसेस, इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये बीच में जो जगह दिख रही है आपकी, दीज ऑल आर इंटरसेल्युलर स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेसेस इन बिटवीन देम। इनके अब इसका जरा आप ट्रेंड देखिएगा, इंटरसेल्युलर स्पेसेस इसमें सबसे ज्यादा, इसमें इससे कम, और इसमें होती ही नहीं है। ठीक, याद रखिएगा पेरेन्काइमा जो है उसमें इंटरसेल्युलर इस ऑर्डर में जाएगा इंटरसेल्युलर स्पेसेस का, इसमें होती ही नहीं है। क्लियर? पेरेन्काइमा की जो सेल वॉल्स होती हैं दे आर थिन सेल वॉल्स, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है देयर शुड बी देयर इज प्रोविजन ऑफ गैसियस एक्सचेंज, प्लस जो फूड है स्टोर्ड है उसे भी बाहर जाना है, तो इसलिए इनकी जो सेल वॉल्स होंगी वो थिन होंगी ताकि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। लेकिन कोलेन्काइमा जो होती है इनमें थोड़ी सी कंपैरेटिवली ब्रॉड होंगी और इरेगुलरली थिक होंगी, यानी जैसे ये टिश्यू है, हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पर ऐसे ज़्यादा, कुछ जगहों पे इरेगुलरली थिक होंगे। तो नॉट द होल सेल वॉल इज थिक बट कॉर्नर्स पे थिक हैं। और स्क्लेरेन्काइमा में तो दे हैव लॉन्ग स्ट्रक्चर विथ थिक वॉल्स, बहुत ही थिक वॉल्स होती हैं। बस ऐसा समझ लीजिए ये जो है स्क्लेरेन्काइमा, आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करिए कि एक बहुत सख्त, जैसे आप नारियल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है दैट इज मेड अप ऑफ, यानी जो हार्ड वाला पार्ट होता है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा।
स्क्लेरेनकाइमा उसमें फाइबर्स भी होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सख्त होंगे। उसमें जो वो जिस सेल से बना होगा दे आर थिक वॉल्ड, उसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं होती है, और वो बना होता है लिग्निन से। लिग्निन इज अ डार्क कलर्ड कंपोनेंट जो आपके प्लांट्स में होता है विच प्रोवाइड्स ब्लैक कलर। लिग्निन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। वो एक पॉलीमर होता है जो नेचुरली अकरिंग होता है प्लांट सेल वॉल्स में, और इसलिए उसकी वजह से उनके जो ब्लैक कलर या रिजिडिटी जो आती है वो लिग्निन की वजह से आती है प्लांट सेल्स में। तो लिग्निन आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होगा, उन जगहों पे प्रेजेंट होगा जो थोड़े हार्ड होंगे, जो रिजिड पार्ट्स होंगे प्लांट के। पेरेन्काइमा दे आर फाउंड इन लीव्स। आपको पता है फोटोसिंथेसिस करवाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी पोजीशन कहाँ होने वाली, लीव्स में, या जो नई नई ब्रांचेस ऑफ बनी है वहाँ पर होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ऐसा स्टोर रूम चाहिए जहाँ पर खाना स्टोर्ड हो आके, है ना, और गैसेस एक्सचेंज। तो वो पेरेन्काइमा आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ उसकी ज़रूरत है। कहाँ है ज़रूरत, लीव्स में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं। दूसरी जो नई ब्रांचेस बनी है वहाँ पर। कोलेनकाइमा दे आर प्रेजेंट इन लीव्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये दो रीजन है जिसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, है ना, जिसको सॉफ्टनेस चाहिए अपने स्ट्रक्चर में। तो लीव्स और स्टेम दो जगह ऐसी होती हैं शॉर्ट प्लांट्स में। जब हम बड़े ट्रीज की बात कर रहे हैं तो स्टेम जो होता है बहुत हार्ड हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा या बार्क जो डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जैसे मैंने बताया स्टेम्स में प्रेजेंट होगा, यानी आउटर मोस्ट लेयर वो जो डार्क हो जाती है, बहुत सख्त हो जाती है, डेड पार्ट्स होते हैं। वेन्स ऑफ द लीव्स एंड कवरिंग्स ऑफ द नट्स एंड सीड्स। मैंने बताया ना अभी, जो आपका कोकोनट का शेल होता है वो भी स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। क्लोरेनकाइमा जो होते हैं दे आर दीज टिश्यूज आर सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेन्काइमा, बट इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, इसलिए ये क्लोरेनकाइमा कहा है, क्लोरोफिल से रिलेटेड है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे कैन फाउंड इन सिंथेसिस। आपको आइडिया हो गया क्लोरोफिल तो ये यानी जो पानी वाले प्लांट्स में कुछ भी बड़ी एरेनकाइमा जैसे एरोप्लेन, तो वो कहाँ चलता है, हवा में। तो दीज आर टिश्यूज विच हैव एयर कैविटी। याद रखिएगा एयर कैविटी है, क्यों होगी, सो प्लांट्स कैन फ्लोट। कौन से प्लांट फ्लोट करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं। बस क्लियर, इसमें कुछ भी रटना नहीं है गाइस, बस सिंपल याद करना है। एरो मतलब एरोप्लेन से बने, एरोप्लेन कहाँ चलता है, हवा में। तो these tissues have air cavities which allow the aquatic plants to flow. Clear? Fine. They are similar in structure to parenchyma, but इनका function different है। अब बात करते हैं लिग्निन। मैंने आपको बताया लिग्निन क्या है, इट इज अ सेल वॉल ऑफ डेड सेल्स। जो डेड सेल्स होंगी उनकी सेल वॉल होगी ये, एंड ये प्रोवाइड करती है रिजिडिटी टू द सेल्स, एंड दे एक्ट एज सीमेंटिंग स्ट्रक्चर होता है ये सेल का। तो आई गेस यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया क्या होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज में, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, तो यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आप सबको यहाँ तक चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़ा मामला सीरियस होने वाला है, क्योंकि अब हम थोड़ा अगले लेवल की चीज़ पढ़ने वाले हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिश्यूज होने वाले हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो अपने आप को तैयार करके बैठिए। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर।